प्रीलिम्स के पॉइंट, मेंस पॉइंट दोनों से। तो पहली न्यूज़ ये है आज के न्यूज़पेपर्स में कि नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं वी परमेश्वर अय्यर। देखिए, नीति आयोग के नए सीईओ, नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं वी परमेश्वर अय्यर। सीधा क्वेश्चन आएगा आपके बाद में मेंस में, 30 वर्ड सीखना होगा। प्रीलिम्स में आएगा कि नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन है या नीति आयोग के नए सीईओ कौन है। तो वी परमेश्वर अय्यर, ठीक, वी परमेश्वर अय्यर, ठीक है, नीति आयोग के नए सीईओ। नीति आयोग बना कब था? तो लिख लीजिए 2015 बना था नीति आयोग, 2015 बना था, 2015 बना था नीति आयोग, ठीक। बस बाकी छोड़ दीजिए। स्वच्छ भारत अभियान जो अपना चल रहा है उससे इनका गहरा संबंध रहा है। इस कार्यक्रम को इन्हें शुरू किया था, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक। सीधा एग्जाम में आएगा कि वी परमेश्वर अय्यर निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम से जुड़े हुए थे? तो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए थे और अब बन गए हैं नीति आयोग के ये नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक। लिख लीजिए, इन्होंने अमिताभ कांत को रिप्लेस किया है, अमिताभ कांत को रिप्लेस किया है, अमिताभ कांत को रिप्लेस किया है, अमिताभ कांत को रिप्लेस किया है और लगभग 2 वर्ष इस पद पे रहेंगे, 2 वर्ष इस पद पे रहेंगे। पॉइंट्स क्लियर हैं? कोई डाउट तो नहीं इसमें, है ना? सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि हाल ही में वी परमेश्वर अय्यर जो चेयरमैन सीईओ बने हैं उन्होंने किसका स्थान लिया है, ठीक, क्लियर? या नए नीति आयोग के सीईओ हैं, इनमें से कौन, ठीक। ऑप्शंस में आएगा प्रीलिम्स के अंदर, और मेंस में आएगा तो लिखने को आएगा वी परमेश्वर अय्यर पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन इनके बारे में जानकारी पर्सनैलिटी ग्रुप में। तो बताना पड़ेगा कि हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं और इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है और 2 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक, 2 वर्ष की नियुक्ति हुई है और स्वच्छ भारत अभियान से इनका गहरा संबंध है। इस कार्यक्रम को चलाने में बड़ी सफलता हासिल करी है, ठीक है। चलिए, देखिए, वर्तमान में जो मिस्टर अय्यर हैं जो बने हैं अभी, ये 2030 वाटर सोर्स ग्रुप नामक कार्यक्रम के प्रोग्राम मैनेजर हैं जो कि वर्ल्ड बैंक का वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है, ठीक। इस समय ये एट प्रेजेंट नियुक्ति के समय 2030 वाटर सोर्स ग्रुप एक प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड बैंक का वाटर कंजर्वेशन के लिए, उससे जुड़े हुए हैं मिस्टर अय्यर जो अभी नीति आयोग के नए चेयरमैन बने हैं। तो एग्जाम आएगा कि 2030 वाटर सोर्स ग्रुप क्या है। 2030 वाटर सोर्स ग्रुप बेसिकली एक वर्ल्ड बैंक का जल संरक्षण कार्यक्रम है, एक प्लेटफॉर्म है जिसको वर्ल्ड बैंक होस्ट करता है, ये एक प्लेटफॉर्म है। देखिए, 2030 वाटर सोर्स ग्रुप एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है। 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप 2030 जल संसाधन समूह एक विश्व बैंक का प्लेटफॉर्म है जल संरक्षण के लिए। वर्तमान में इसके प्रोग्राम मैनेजर हैं मिस्टर अय्यर, ठीक। अब बन गए हैं वो आपके नीति आयोग के नए सीईओ, ठीक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग मैंने करवा दिया। यदि मेंस में भी आएगा तो कम से कम 50 वर्ड्स लिखने में अपना सक्षम है, ठीक। और उल्टा पुल्टा को क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में कि 2030 वाटर सोर्स ग्रुप क्या है, तो सीधा ऑप्शन 1 कि मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम जल संरक्षण के लिए, ऑप्शन 2 विश्व बैंक का एक प्लेटफॉर्म जल संरक्षण के लिए, ऑप्शन 3 भारत सरकार का कार्यक्रम भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो अब समझ में आ गया, ना ये भारत सरकार का है ना ये मध्य प्रदेश सरकार का है, ये विश्व बैंक का जल संरक्षण कार्यक्रम है, नाम है 2030 वाटर सोर्स ग्रुप।
ठीक, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तित्व का संबंध 2030 वाटर सोर्स ग्रुप से रहा है? ऑप्शन 1 अमिताभ कांत, ऑप्शन 2 वी परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन 3 आपके महामंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 4 कि इसका संबंध रहा है सचिन तेंदुलकर से जल संरक्षण के लिए या आमिर खान से। तो पता है तो ठीक है, नहीं तो 90% लोग आमिर खान लगाएंगे। ठीक, उन्हें लगा कि वही एक काम करता, बाकी लोग नहीं करते। फिर कहेंगे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पता नहीं कट ऑफ कम क्यों आती है, क्योंकि अपन चीज पढ़ते ही नहीं। अपन साल के आखिर मैगजीन पढ़ते हैं, और मैगजीन से बनते हैं तो बनते हैं, होते नहीं बनते। ठीक, तो ये मेन सोर्स मैगजीन का यहीं से रहेगा। तो ये क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। ठीक, देखिए अमिताभ कांत जो रिटायर्ड हुए हैं, अमिताभ कांत, इनकी नियुक्ति हुई थी 2016 में। अमिताभ कांत जो रिटायर्ड हो रहे हैं अभी, इनकी नियुक्ति हुई थी 2016 में। उसके बाद बार बार इनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया। ठीक, बार बार विस्तार दिया गया, 3 बार विस्तार दिया गया। तो 16 में नियुक्ति हुई थी 2 साल के लिए, 18 के लिए, फिर 18 से 20, 20 से 22, तो 3 इनको विस्तार दिए गए। याद आएगा। ठीक, एक चीज और कि नीति आयोग का मतलब क्या होता है, तो लिखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया। एग्जाम में आ जाएगा नीति का मतलब क्या है, नीति आयोग का मतलब क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, राष्ट्रीय संस्थान भारत के बदलाव के लिए। ठीक ना, ऐसे कुछ नाम पड़ेगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बट मैं चाहता हूं कि आप यदि मेंस में भी आए तो हिंदी में लिखें, तो देवनागरी में लिखें, लेकिन लिखनी है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। टीचर नंबर अच्छे देगा। ठीक, क्लियर। इसका डेवलपमेंट जो हिंदी में नहीं हुआ है, इंग्लिश में हुआ है, तो अनुवाद करेंगे तो अर्थ करना हो जाएगा। तो देवनागरी लिखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया। और इसके जो चेयरमैन बने थे पहले अमिताभ कांत, अब बन गए हैं आपके वी परमेश्वर अय्यर। ठीक, क्लियर हो गया। तो मेंस के अकॉर्डिंग आप वी परमेश्वर तैयार करिए अपने एक शॉर्ट नोट। 3 कितने मार्क्स में आ रहा है आजकल? 30 में 50 में? 30 मार्क्स है कि नहीं आपके में? 30 शब्द, 2 लाइनर। 200। अभी ये 3 मार्क हटा दिया इस बार ना। हाँ, तो 3 मार्कर में लिख लीजिए। 3 मार्कर में नीति आयोग तैयार करिए। 3 मार्कर में लिख लीजिए इसको, मेंस के लिए 3 मार्कर में। 3 मार्कर में 3 क्वेश्चन हो सकते हैं से। एक नीति आयोग पर 3 मार्कर लिखने को आएगा, जिसमें आपको केवल उसको एक्सप्लेन करना है कि नीति का मतलब क्या है। दूसरा आएगा अमिताभ कांत, 3 मार्कर में लिख लीजिए तीनों। ये कल लिख के लेके आने, चेक करवाने मुझसे तीनों। और तीसरा जो 3 मार्कर है वो है आपका वी परमेश्वर अय्यर। तीनों पर 3 मार्कर तैयार करिए। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे बनाइए। अगली न्यूज है तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका आईबी के नए चीफ बन गए हैं। तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए प्रमुख बन गए हैं। तपन कुमार डेका। कभी कभी नियुक्तियां मिलाने को आ जाती है। वह इनमें से कौन सा वर्तमान में आईबी का प्रमुख है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख बन गए हैं तपन कुमार डेका। 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, और ये 2 साल के लिए बने हैं। 2024 तक का कार्यकाल रहेगा इनका। तपन कुमार डेका आईबी के नए प्रमुख बन गए हैं। तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। ठीक है, बस इतना अपना काम का छोड़ दिया, काम बाकी काम का नहीं। अब देखिए हेडिंग बनाइए
कार सेफ्टी, हेडिंग आई है कार सुरक्षा, कार सेफ्टी। भारत में बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट और उससे होने वाली मौतें सरकार की चिंता का विषय है। तो सरकार ने कार सेफ्टी को लेकर लिखिएगा एक 5 स्टार रेटिंग सिस्टम, 5 कार सेफ्टी के लिए सरकार ने एक 5 स्टार रेटिंग सिस्टम शुरू किया है भारत NCAP के तहत। एक 5 स्टार रेटिंग सिस्टम भारत NCAP के तहत लॉन्च किया जा रहा है इंडिया में। एग्जाम में आएगा भारत कार असेसमेंट प्रोग्राम क्या है, भारत न्यू या भारत NCAP क्या है। तो भारत NCAP एक 5 स्टार रेटिंग सिस्टम है और ये शुरू किया गया है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम NCAP के तहत, जिसमें 1 से 5 स्टार कारों को दी जाएंगे उनके क्रैश टेस्ट के परफॉर्मेंस के दौरान। टेस्ट मतलब टक्कर करवा के देखी जाएगी कि टक्कर होती है तो कार को कितना नुकसान होता है। यदि कम नुकसान हुआ तो वो लोगों के लिए, यात्री के लिए अधिक सेफ है, और यदि ज़्यादा नुकसान है तो वो सेफ नहीं है। तो ये क्राइटेरिया बनाया गया है और इस हिसाब से रेटिंग दी जाएगी कारों को। समझ गए, सिंपल सी बात ये है। ठीक, तो ये जो पूरा कार्यक्रम है इसको नाम दिया गया है भारत NCAP। ये पहले उसमें ऐसा क्वेश्चन एक आ गया कि भारत NCAP संबंध किससे। ऑप्शन एक जल की शुद्धता से, ऑप्शन 2 कारों की सुरक्षा से, ऑप्शन 3 भारत NCAP ये रोडों की जो एक्सीडेंट होने की संभावना है या कम एक्सीडेंट जो रोडें होती हैं उनको रेटिंग देने को बनाया गया है। और भारत NCAP ये एक रेटिंग प्रणाली है जो कि कंपनियों को दी जाएगी उनके पॉल्यूशन कम होने के स्तर के आधार पर। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में। आपको याद रखना है कि भारत NCAP का सीधा संबंध है हमारे कारों की जो सुरक्षा है उसके पैमानों के आकलन को लेकर। याद आएगा। तो भारत NCAP बेसिकली क्या है, जो हमारी कारें हैं जो मार्केट में आ रही हैं वो कितनी सेफ हैं, एक्सीडेंट होने की स्थिति में, क्रश होने की स्थिति में उसमें बैठे यात्रियों को कितना नुकसान होगा या नहीं होगा, इसका आकलन किया जाएगा और उस आकलन के आधार पर उस कार को रेटिंग दी जाएगी। सिंपल क्वेश्चन में आ गई। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये लिख लीजिएगा कि इसमें 0 स्टार का मतलब होगा, 0 स्टार यदि किसी कार को दिया जाएगा इसका मतलब होगा कि आप साक्षात यमराज के विमान में बैठे हैं, है ना। समझे ना, अलग से आपको यमराज की जरूरत नहीं है। 0 स्टार का मतलब है कि आप बैठ के 0 स्टार वाली कार में जब आप बैठे हैं तो आप साक्षात यमराज के रथ पे बैठे हैं और आप अपने मित्रों को, दोस्तों को बैठते समय अंतिम बार पूछते हैं कि देखो मिले तो फिर देखते हैं, है ना। इस टाइप का रहेगा यदि आप बैठेंगे किसी 0 स्टार। और 5 स्टार बैठेंगे इसका मतलब है कि एक्सीडेंट हो भी जाएगा तो आपके बचने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक, क्लियर हो गया। ये लिखना मत कि 0 स्टार का मतलब है कि यमराज का त्याग, मतलब ये रथ वगैरह, टीचर भी कहेगा क्या लिख रहे हो। देखिए, ये जो कारों का असेसमेंट किया जाएगा ये गाड़ी के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा 3 कैटेगरीज को दिमाग में रखते हुए। द ओवर असेसमेंट, देखिए कार का जो असेसमेंट होगा, जो आकलन होगा, ये वाहन के प्रदर्शन के आधार पर होगा। एक्सीडेंट होने की स्थिति में वाहन के प्रदर्शन के आधार पर होगा और 3 कैटेगरी के हिसाब से वाहन को देखा जाएगा। एडल्ट पे क्या नुकसान पहुंचता है, बच्चों के लिए क्या सुरक्षा है और तकनीकी सेफ्टी कैसी है। ये 3 चीजें के आधार पे वाहन के प्रदर्शन का आकलन होगा। वयस्क लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के लिए क्या सुरक्षा है कार के अंदर, और लास्ट कि सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं, सुरक्षा से जुड़ी हुई तकनीक कौन कौन सी गाड़ी के अंदर, सीट बेल्ट वगैरह हैं कि नहीं, एयर बैग खुलते हैं प्रॉपर कि नहीं खुलते, एयर बैग हैं तो कितने एयर बैग हैं, एक्सीडेंट होने की स्थिति में एयर बैग की खुलने की संभावना क्या है, पता कि एक्सीडेंट हो गया एयर बैग नहीं खुला। ठीक, क्लियर। तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी इसके अंदर।
याद आएगा? आगे बढ़े। तो ये तो होगी यहां पे। अगली खबर, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन के अधिकार को खत्म कर दिया है। एग्जाम में आएगा, हाल ही में किस देश ने अबॉर्शन के अधिकार को बदल दिया है? तो अबॉर्शन के अधिकार को बदल दिया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में अबॉर्शन के अधिकार को बदल दिया गया है। अबॉर्शन के अधिकार को, महिलाओं को यदि बच्चे को जन्म नहीं देना है तो उसके लिए जो अबॉर्शन का अधिकार था वो अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। ये अधिकार 1973 में, देखिए ये अधिकार अमेरिका में 1973 में रो वर्सेस वेडे ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा महिलाओं को दिया गया था। एग्जाम में आएगा, रो वर्सेस वेडे क्या है? ये 1973 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था अमेरिका के, जिसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया था। इसे बदल दिया गया है लगभग 50 साल बाद। अब वहां पे महिलाओं को अबॉर्शन अधिकार नहीं होगा। ठीक, तो सीधा क्वेश्चन प्रीलिम्स में, एमपीएससी में, यूपीएससी जो भी रहेगा कि रो वर्सेस वेडे मामले का संबंध किससे है। ठीक है, इसको ऐसे लिखिएगा, रो वर्सेस वेडे। ये 1973 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था अमेरिका के, जिसमें महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार दिया था। ये अधिकार अब उनसे वापस ले लिया गया है। गॉट इट? पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ठीक है, सीधे सीधे प्रीलिम्स में आएगा, रो वर्सेस वेडे मामला क्या है। क्लियर? तो ये अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार दिया था यदि बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हैं तो। ठीक, लेकिन ये अब वहां से वापस ले लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे बस एक ही लाइन लिखिएगा, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश पड़ती है। एग्जाम में आएगी, घाटी कहां पड़ती है? दिबांग घाटी, ये अरुणाचल प्रदेश पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश पड़ती है दिबांग घाटी। ज्योग्राफी में आएगा दिबांग घाटी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इस घाटी को डेवलप करने की तैयारी होती है ट्रैकिंग के लिए। लोग ट्रैकिंग करने आए अरुणाचल प्रदेश में। तो दिबांग घाटी कहां पड़ती है भारत में? ऑप्शन 1 उत्तराखंड, ऑप्शन 2 हिमाचल, ऑप्शन 3 जम्मू, ऑप्शन 4 आपका अरुणाचल प्रदेश। तो पता होना चाहिए कहां पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। आइए, इसके अलावा यहां पे एक और घाटी पड़ती है मत्थु वैली। ये तीनों वैली चर्चा में आज। आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी वगैरह कुछ भी ज्योग्राफी की, ये वैली आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर चर्चा में है। बुक तो जब छपी तब छपी, अपडेट थोड़ी है, ये तो पर डे अपडेट हो रहा है। तो अपन को पता होना चाहिए कि मत्थु वैली कहाँ पड़ती है। मत्थु वैली पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश पड़ती है मत्थु वैली। इसके अलावा दराई वैली, दराई वैली ये सब वहीं पड़ती है। दराई, DRI। ये सब पढ़ेंगी आपके नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट का नक्शा पता होना चाहिए। ये सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय, ये वेस्ट बंगाल। ठीक, तो ये सिक्किम हो गया आपका, ये भूटान हो गया, ये तो अलग देश ही है। ये अरुणाचल, AP बोल देता हूँ उसको, ये नागा, NG बोल देता हूँ। ये हो गया आपका मणि, और ये हो गया मिजो, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मेघालय, और ये आसाम जो सभी कुछ होता है, और ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया बांग्लादेश। ठीक, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो सब यहां पड़ती हैं घाटियां। क्लियर? फटाफट इसको ड्राइंग करो, ड्रॉ करो अपनी मैप कॉपी पर। ये ड्रॉ करो क्योंकि चर्चा में है। ये सारी घाटियां पूछ लेगा कि दराई वैली कहाँ है, मत्थु वैली कहाँ है। ठीक, हाँ ड्राइंग ड्रॉ करिए, क्योंकि पूछो तो आपको ही नहीं बनेगा, है ना। ये सिक्किम हो गया, ये भूटान, भूटान अलग देश है,
ये अरुणाचल, ये नागा, ये मणि, ये मिजो, ये त्रिपुरा, ये मेघालय। ठीक, नहीं बनना है तो आना देता, देखो ध्यान से, जिनको नहीं बनना देखे, मेरे को देखे डाएंगे कहीं। ये ऐसे बना सिक्किम, ये अरुणाचल, नागा, मणि, मिजो, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। यहां पे हो गया आपका मेघालय। अब नाम लेना शुरू करते हैं। सिक्किम, एपी, एनजी, एमडी, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, और ये जो डॉट डॉट देखा है ये पूरा हो गया आसाम। ठीक, सीधा क्वेश्चन प्रिज्म जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का सही क्रम जमाइए। अरुणाचल, मणि, नागा, मिजो। अरुणाचल, नागा, मिजो, मणि। नागा, अरुणाचल, मणि, मिजो। अरुणाचल, नागा, मणि, मिजो। सही हो रहा, क्या हो गया? अरुणाचल, नागा, मणि, मिजो। ठीक, एक तो क्वेश्चन सीधा ये बन जाए प्रीलिम्स के अंदर, जो बताऊं चाहिए आपको। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर पूर्व का राज्य है जो सभी राज्यों की सीमा छूता है? आसाम। आसाम। ठीक, क्लियर? इनमें से कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश सीमा छूते हैं? तो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजो। ठीक, कौन कौन नहीं छूते हैं? नागा, मणि, अरुणाचल और सिक्किम नहीं छूते हैं। ठीक, क्लियर? समझ में आ गया? लिख लो यहाँ पहले बना के, क्या जो मैंने बोला है नहीं दिखाया, भूल जाओगे। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अपन को ये सर्च करना है मैप पे, एटलस में, कि कौन कौन से राज्य उत्तर पूर्व के हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर या सीमा बनाते हैं। ठीक, एक तो आपको ये आज गया के देखना है, बांग्लादेश के साथ सीमा कौन कौन से उत्तर पूर्व राज्य बनाते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया शेयर्स बाउंड्री विद बांग्लादेश? ठीक, एक तो ये, और दूसरा इनकी लोकेशंस कहां पे कौन सा है, याद हो गया? अभी कोई ऐसा इसको याद नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा, आ गया क्या? ठीक, चलिए। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में, लिख लीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है। सीधा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में किस देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है? ऑप्शन 1 इंडोनेशिया, ऑप्शन 2 बांग्लादेश, ऑप्शन 3 पाकिस्तान और ऑप्शन 4 अफगानिस्तान। तो अधिकांश लोग आप में से ला के आएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लेकिन आंसर इसका इंडोनेशिया है। ठीक, अब इंडोनेशिया में चर्चा में क्यों इंडोनेशिया? बेसिकली इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुसंख्यक देश है और वहां पे बार है, शराब जहां लोगों को परोसी जाती है। उस बार ने यह शुरू किया कि वहां पे पैगंबर साहब के नाम पर लोगों को अल्कोहल देना शुरू कर दिया। ठीक, इस्लाम में पैगंबर साहब के बारे में या जो पैगंबर साहब उनके बारे में कुछ चित्र बनाना या उनके खिलाफ इस तरह की बातें करना, क्योंकि अल्कोहल जो है, शराब जो है, वो इस्लाम में प्रतिबंधित है। ठीक, और आप उन्हीं के देवताओं के नाम पे आप शराब बेच रहे हो। इस्लाम में इस प्रकार के अपराध को बोलते हैं बैलिस्पेमी, ईश निंदा कानून, ईश निंदा अपराध। क्या बोलते हैं इसको? बैलिस्पेमी। देखिए कि बैलिस्पेमी बोलते हैं इसको, बैलिस्पेमी। बैलिस्पेमी एग्जाम में आएगा। बैलिस्पेमी क्या है? बैलिस्पेमी बेसिकली इस्लाम में पैगंबर साहब या
अल्लाह आदि कोई निंदा करना बैलिस्पेमी कहलाता है। बैलिस्पेमी, ठीक। बैलिस्पेमी का अपराध होता है, अपराध होता है, अपराध होता है। और इंडोनेशिया कानून के तहत 5 साल की जेल है इसमें अधिकतम। एग्जाम में आएगा बैलिस्पेमी क्या है, तो बैलिस्पेमी एक रिलीजियस अपराध है जो कि इस्लाम में माना गया है। पैगंबर साहब आदि के छवि को नुकसान पहुंचाने पे ईश निंदा कानून, इसको बोलते हैं ईश निंदा कानून। ईश निंदा कानून, ईश्वर की निंदा करना, बैलिस्पेमी, ये इस्लाम में एक तरह का अपराध है, बैलिस्पेमी कानून। तो इंडोनेशिया में किया गया है, ठीक है, याद आएगा। चलिए बाकी ढाई, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। इस समय वर्तमान में यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, किसी को आइडिया? नहीं, लिख लीजिए। यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस वर्तमान में ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, एंटोनियो गुतेरेस, ठीक। एंटोनियो गुतेरेस, हाँ, क्लियर है। बस इतना लिख लीजिए, प्रीलिम्स में आता है तो वहाँ मार्क करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। इन्होंने कहा है कि दुनिया भर में जो महंगाई बढ़ी हुई है तो फूड शॉर्टेज एक बड़ी समस्या रूप में आने वाली है पूरे विश्व में। यूक्रेन रशिया संकट कारण दुनिया भर के अंदर गेहूं आदि की सप्लाई बाधित हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है। इस समय इंडिया में महंगाई बढ़ी हुई है, ठीक। महंगाई बढ़ती है तो लोगों का जो बिहेवियर होता है खरीद का, वो बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है। महंगाई बढ़ती है तो अपन प्याज 5 किलो लेने आते हैं क्या? नहीं, 1 किलो। सस्ती होती तो 5 किलो। तो हमारा जो परचेजिंग या खरीद करने का व्यवहार है वो प्रभावित होता है किससे? महंगाई से, इन्फ्लेशन से, ठीक। बस बाकी छोड़ दीजिएगा। बाकी आज के इंडियन एक्सप्रेस में क्या खबर है वो देख लेते हैं, बस शॉर्ट में 2-3 खबरें। बांग्लादेश में पद्मा मल्टीपर्पज रोड रेल ब्रिज का आज उद्घाटन होगा। पद्मा मल्टीपर्पज रोड रेल ब्रिज का आज उद्घाटन होगा बांग्लादेश में। पद्मा, आपको पता होगा गंगा जब एंटर करती है बांग्लादेश में तो ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद उसका नाम चेंज होता है। कुछ पता है किसी को? चलिए अभी लिख ली पता है कि बांग्लादेश में पद्मा मल्टी पर्पस रोड रेल ब्रिज ये उद्घाटन होने वाला है। पद्मा एग्जाम में आएगा, पद्मा मल्टीपर्पज रोड रेल ब्रिज कहां पे हाल ही में उद्घाटन हुआ? ऑप्शन 1 इंडिया, ऑप्शन 2 नेपाल, ऑप्शन 3 भूटान, ऑप्शन 4 बांग्लादेश। अब तो खैर बांग्लादेश लग गया, लेकिन यदि मैं नहीं बताता फिर पूछता तो आप लगाते भात और थोड़ा और दिमाग लगाते थे नेपाल। लेकिन बांग्लादेश और नेपाल से आगे भी कहानी है, ठीक है ना। यह है, यहां पर आगे आते हैं। देखिए ये जो ब्रिज है ये मोंगला पोर्ट
ये ब्रिज जो है मोंगला पोर्ट से ढाका के बीच की दूरी कम करेगा। एग्जाम में आएगा किंग के बीच की दूरी कम करेगा, मोंगला पोर्ट। एग्जाम में आएगा मोंगला पोर्ट कहाँ है? ये ढाका में है, मोंगला पोर्ट ढाका में है। तो ये पुल जो है मोंगला पोर्ट ढाका के बीच की दूरी कम करेगा बांग्लादेश में। ये और बड़ा महत्वपूर्ण पोर्ट है। कहते हैं कि इसे बनने के बाद बांग्लादेश में आमदनी बढ़ने वाली थी इससे। अब क्या हुआ भगवान जाने, लेकिन चर्चा इसी तरह की है। आप देखें ऊपर ढाका दिख रहा होगा, बीच में पद्मा नदी, पद्मा पे पद्मा ब्रिज, और ये फिर आ रहा है जो मेन शहर हैं बांग्लादेश के, उनसे गुजर रहा है। ठीक, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इसको बाकायदा कहा है कि इससे काफ़ी फायदा होगा, तो ढाका को जोड़ेगा ये खुलना पोर्ट से। ठीक, क्लियर? बस तिरंगा का अपमान किया एक व्यक्ति ने, तो उनके ऊपर कोर्ट ने कल एफआईआर कर दी है। एग्जाम में आएगा कि तिरंगा जो है इसका अपमान, लिख लिए हमारे यहाँ तिरंगा के अपमान को रोकने के लिए कानून है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। लिख लीजिए, भारत में तिरंगे के अपमान को रोकने के कानून कब का एग्जाम में आएगा? प्रिलिम्स एक्ट। तो कानून है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। यदि एग्जाम आता है कि निम्नलिखित में कौन से कानून तहत तिरंगे के अपमान के पर कार्रवाई होती है, तो वो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। ये वो कानून जिससे तिरंगे के अपमान को रोकने पे कार्रवाई होती है। ठीक, दो हजार तेईस में G20 देशों की बैठक जम्मू कश्मीर होगी। सीधा एग्जाम में आएगा कि भारत के किस राज्य में 2023 में G20 की बैठक प्रस्तावित है? G20 देशों समूह इसकी बैठक जम्मू कश्मीर में होगी 2023 में। G20 देशों की बैठक, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर। आगे बढ़े। आपको पता है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी उम्मीदवार बनाया है द्रौपदी मुर्मू को। लिखिए, बीजेपी के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की, या हम कहें एनडीए की उम्मीदवार हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहली महिला आदिवासी उम्मीदवार आए हैं, और ये संथाल समुदाय से आती है। संथाल लिखा नहीं, लिख लीजिएगा, संथाल आदिवासी समूह से आती हैं द्रौपदी मुर्मू। 100% इनके बनने की संभावना है। संथाल, SANTHAL, संथाल। संथाल आदिवासी समुदाय झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार में मिलता है। संथाल हमारे यहाँ नहीं है। भारत में कौन से नंबर, संथाल की जनसंख्या कौन से नंबर पे आदिवासियों में? संख्या के आधार पर संथाल कौन से नंबर पर आते हैं भारत में? कोई आइडिया किसी को? संथाल समुदाय आदिवासी जनसंख्या में कौन से नंबर पे आता है जनसंख्या के आधार पर? देखिए, ये तीसरा बड़ा आदिवासी समुदाय भारत में। ये तीसरा बड़ा, थर्ड लार्जेस्ट
ट्राइबल कमिटी है इन इंडिया, संथाल, जिससे आती हैं महामहिम राष्ट्रपति होने वाली जो भील और गोंड के बाद नंबर 1 मेरे ख्याल से भील है और फिर गोंड और फिर संथाल। ठीक, भील नंबर 1, नंबर 2 गोंड और नंबर 3 संथाल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे ही इन्होंने पर्चा दाखिल किया, अभी चुनाव हुआ नहीं, चुनाव होगा, लेकिन क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है और बीजेपी इनको सपोर्ट करे तो जितनी संभावना ज़्यादा है इनकी। ठीक, लेकिन नियम यह है कि जब भी किसी कैंडिडेट को राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुना जाता है पार्टी तरफ से, सबसे पहला काम ये किया जाता है कि उसको जेट सिक्योरिटी दी जाती है। क्यों दी जाती है जेट सिक्योरिटी? क्योंकि यदि इनको किसी ने हत्या कर दिया, मर गए, तो पूरा चुनाव कैंसिल हो जाएगा और फिर चुनाव प्रक्रिया लंबी होगी। तो इसलिए नियम यह है कि जैसे ही जो कैंडिडेट आते हैं कि भई ये लड़ेंगे, तो उनको जेट सिक्योरिटी दी जाती है। ठीक, ये लिख लीजिए कहीं पॉइंट, जेट सिक्योरिटी दी जाती है। इस कंडीशन में जेट कैटेगरी सिक्योरिटी दी जाती है। इस कंडीशन में जब भी कोई राष्ट्रीय चुनाव के लिए लड़ता है तो जेट कैटेगरी सिक्योरिटी दी जाती है। अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों कैंडिडेट को दी जाती है। यशवंत सिन्हा को भी दी गई है, क्योंकि यदि इनको किसी ने मार दिया या किसी कारण से इनका देहांत होगा, चुनाव कैंसिल हो जाएगा और राष्ट्रीय चुनाव समय होना बहुत जरूरी है। तो जेट सिक्योरिटी दी जाती है। जेट सिक्योरिटी में सीआरपीएफ के कमांडो मिलते हैं, याद रखिएगा। जेड, वाई, डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है। राष्ट्रीय चुनाव के लिए जो कैंडिडेट होते हैं उनको जेट कैटेगरी दी जाती है और जेट कैटेगरी में सीआरपीएफ कमांडो होते हैं। सीआरपीएफ कमांडो होते हैं। एग्जाम में सीधे आ जाएगा कि जेट सिक्योरिटी में कौन से शाखा कमांडो होंगे, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। तो देखिए सीआरपीएफ कमांडो होते हैं। और जब भी राष्ट्रीय चुनाव होता है तो एग्जाम आएगा कि इनको कौन सी लेवल सिक्योरिटी दी जाएगी, जेड, वाई, तो इनको दी जाती है जेड लेवल सिक्योरिटी दी जाती है। ठीक, ठीक। अब देखिए, राष्ट्रपति चुनाव जो हो रहा है इसमें रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जो बनते हैं, जो बने हैं इस समय, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? रिटर्निंग ऑफिसर वो व्यक्ति जो पूरे चुनाव संपन्न करवाए। ठीक, आप लोगों का सिलेक्शन हो गया और आप यदि अपर कलेक्टर बन गए तो चुनाव होंगे, डिप्टी कलेक्टर बने डीसी तो चुनाव होंगे, तो आप लोग बनेंगे उसमें रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक, विधानसभा के होंगे और सेंट्रल के होंगे लोकसभा के, तो कलेक्टर बनता है। ठीक, अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो पूरे चुनाव को संपन्न करने की जिम्मेदार होता है। तो एग्जाम में आएगा कि राष्ट्रीय चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर कौन था? तो रिटर्निंग ऑफिसर थे राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को बनाया गया है रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर सेक्रेटरी जनरल। ठीक, और चाहे ये नाम है इनका पीसी मोदी। इस साल चुनाव हो रहे हैं, कोई चुनाव 5 साल में एक बार हो रहे हैं, तो अगले 5 साल तक कुछ बदलेगा नहीं, यही नाम, यही चीजें कांस्टेंट रहने वाली हैं। तो पूछ लेगा आपसे कि जो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर कौन था? तो वो थे राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल और वो हैं वर्तमान में पीसी मोदी। ठीक, क्लियर? ऑप्शन आएगा कि हाल ही में चुनाव जो हुए राष्ट्रपति के, उनमें रिटर्निंग ऑफिसर कौन था? ऑप्शन 1 लोकसभा सेक्रेटरी जनरल, ऑप्शन 2 राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल, ऑप्शन 3 इलेक्शन कमीशन चीफ, ऑप्शन 4 नन। तो आंसर क्या हो गया? राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल। ठीक, क्लियर? याद आएगा? चलिए, यदि कोई पूछे कि कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो सेक्रेटरी जनरल बनने के हकदार होते हैं, बन सकते हैं, तो केवल 2 ही लोग होते हैं हमेशा, एक राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल और एक लोकसभा का। इनके अलावा कोई नहीं। लिख लीजिए, केवल 2 ही लोग बनते हैं। एक बार बनता है राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल और एक बार बनता है लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल। यही दोनों बनते हैं हमेशा रिटर्निंग ऑफिसर। और ब्रैकेट लिख लेना, रिटर्निंग ऑफिसर वो होता है जो पूरे चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है। डिस्ट्रिक्ट में जो चुनाव होते हैं तो कलेक्टर बनता है रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक,
आप ही लोग बनोगे रिटर्निंग ऑफिसर, नहीं चुनाव हुए, हम भी पढ़ाएंगे बच्चों को कि हमारा स्टूडेंट इसमें रिटर्निंग ऑफिसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सामान्य चुनाव जो होते हैं विधानसभा के और लोकसभा के, उनमें तो कलेक्टर बनता है, लेकिन राष्ट्रीय चुनाव में राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल या लोकसभा का सेक्रेटरी, दोनों में से कोई एक बनता है। तो नियम यह है कि एक बार राज्यसभा का, अगले 5 साल लोकसभा का, ऐसे साइकिल चलती रहती है। ठीक, इस साल जो बने वो कौन बने? राज्यसभा के नाम क्या है? पीसी मोदी। बस इतना पॉइंट अपन ध्यान रखा। ठीक, और जो भी बनता है सेक्रेटरी जनरल, जो भी बनता है रिटर्निंग ऑफिसर, तो उसको पर्चा दाखिल करते हैं ऐसे आके। और नियम यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो होगा वो अपने पद से उठेगा नहीं, चाहे भारत का प्रधानमंत्री चला है। ठीक, यही वो एक ऐसा मौका है जब कलेक्टर को कलेक्टर होने का एक्चुअल में स्ट्रेंथ पता चलती है। 2014 में जब मोदी चुनाव पर्चा दाखिल की है बनास से, तो पर्चा दाखिल करने पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर जो था वो बैठा था अपने आराम से। ठीक, और उस समय नियम होता है कि जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो पर्चा दाखिल वो खड़े रहेंगे जब तक कि रिटर्निंग ऑफिसर को बोलेगा नहीं बैठने के लिए। जो भले प्रधानमंत्री हो देश का, चुनाव लड़ना है, उस दिन खड़े रहो, उस दिन कलेक्टर बैठेगा, आप खड़े रहोगे। ठीक, यहाँ पे भी यही है, रिटर्निंग ऑफिसर बैठा हुआ था और इन लोगों सब खड़ा किया, फिर वहाँ बैठे आप लोग। ठीक, तो याद रखना ये एग्जाम में क्वेश्चन कभी आता है रिटर्निंग ऑफिसर का, तो ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे रहेगा। बाकी छोड़ दी, बाकी इंपोर्टेंट नहीं है। VLSR-SAM मिसाइल का कल परीक्षण किया गया। VLSR-SAM मिसाइल, सीधा एग्जाम में आएगा कि ये क्या है VLSR-SAM। तो इसका पूरा नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, कल इसका टेस्ट किया गया, परीक्षण किया गया। स्वदेशी निर्मित है, स्वदेशी निर्मित है। स्वदेशी निर्मित है ये। DRDO ने इसका परीक्षण किया है। चांदीपुर तट से, जो उड़ीसा पड़ता है, एग्जाम में आएगा चांदीपुर तट कहाँ है? चांदीपुर तट उड़ीसा में, वहां पे टेस्ट किया गया। ज्योग्राफी में आएगा चांदीपुर तट कहाँ है? लिख देना सोनपुर के पास। टीचर पे कहेगा बहुत बढ़िया, पता है नहीं, गप्पे मार रहे हो। तो चांदीपुर कोस्ट है उड़ीसा में। चांदीपुर तट है उड़ीसा में, लिख लीजिए, नहीं पता हो तो लिख लीजिए। यहां पे टेस्ट किया गया है। ठीक है, इस मिसाइल को डेवलप किया है DRDO ने। DRDO का मूल मंत्र किसी को पता है? DRDO का मूल मंत्र, मोटो, ठीक, बलस ऐसा करके कुछ है, बलस में देख लीजिए, पूछा गया एक एग्जाम में DRDO का मोटो क्या है। हर एक संस्था का मोटो होता है ना, DRDO का मोटो क्या है? ठीक, इंटरव्यू पूछ लेगा DRDO का मोटो क्या बेटा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कुछ मेन जानकारी है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं चाहता हूं कि एक डायग्राम बनाएं। बेसिकली ये आप देख रहे होंगे, इस पिक्चर में आपको दिखा होगा कि कुछ लोग इकट्ठे हो रखे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस साइड जाएं। ठीक, लेकिन उनको जाने से रोकने के लिए फेंस बनी हुई है यहाँ पर, तो इसका नाम है स्पेन मोरक्को फेंस। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछता है कि स्पेन मोरक्को फेंस मामला क्या है। चलते हैं एटलस पे। कहानी कुछ इस प्रकार से है। यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी थोड़ी बहुत तो आपको पता होगा कि यह है मेडिटेरियन सी, और इसमें घुसने के लिए ये मात्र पतला सा पानी का चैनल है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर।
ठीक, ये जिब्राल्टर है, ये पड़ता है, ये जिब्राल्टर है इधर ऊपर यूरोप है और नीचे अफ्रीका है। ठीक, अब क्या हुआ कि आज से कई साल पहले, वैसे तो ये जो अफ्रीका का पूरा देश है, इसका नाम है मोरक्को। क्या नाम है? मोरक्को। मोरक्को। लेकिन इसकी दो चेक पोस्ट, दो छोटी चौकियां जिससे इस आने आने रास्ते को कंट्रोल किया जाता है, एक का नाम है क्वेटा और एक का नाम है आपका मिलीला। ये दोनों जो हैं ये स्पेन के कब्जे में है और इस रास्ते से लोग अफ्रीका से अवैध जाते हैं यूरोप में रहने के लिए अच्छे जीवन की तलाश में। तो ये किया गया है कि ये जो क्वेटा और जो मली का जगह है, स्पेन ने जो घेर रखी है इस मोरक्को के अंदर, यहाँ पे स्पेन ने बड़ी बड़ी फेंस लगा दी ताकि लोग उस साइड ना आए और वहां ना पहुंच पाए, इनको इधर ही रोक लो। ठीक, तो मोरक्को के लोगों ने ये कहा है कि ये दोनों चेक पोस्ट हमारी थी, ये हमारे इलाके तुम्हें कब्जा कर रखा, खाली करो। ये बात समझ में आ गई? ठीक, इसी बात को मैंने पीछे आपको दिखाया था, इसी बात को मैंने भी आपको दिखाया था, नाम है स्पेन मोरक्को फेंस। लिखा हुआ है कि 5 persons were killed as scores of migrants breached a high fence between Spain, Melilla enclave and Morocco. The first such incident since the two countries mended their relation last month. 5 लोग मारे गए अवैध रास्ता पार करते हुए वहां पर। तो ये एग्जाम में दिया गया, तो 99% लोग इसको गलत करने वाले हैं। लेकिन आप चाहें तो ये मैप बना लीजिएगा। मैप आपका ये है, देख लीजिए, ये मैप है। तो इसको अपन को ऐसे दिखाना है कि ऊपर पड़ रहा है आपका यूरोप, ऐसे कुछ कर लेंगे, यूरोप, और यूरोप में नीचे पड़ रहा है अफ्रीका। ये हो गई स्टेट ऑफ जिब्राल्टर और इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। और ये जो है सागर जहां से इसमें एंटर करोगे, ये है ओशन, ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। एग्जाम में आएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन से भूमध्य सागर में प्रवेश करने के लिए कौन सी स्टेट है? तो स्टेट है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। और इस पे यहां पे जो चेक पोस्ट है, ये पूरा देश है मोरक्को, लेकिन ये चेक पोस्ट और यहां पे चेक पोस्ट है, ये दोनों पे कब्जा है किसका? कब्जा है यहां पर दोनों पे स्पेन का। और इस चेक पोस्ट का एक का नाम है आपका क्वेटा, CEUTA, और दूसरा मैनिक। ये बना लीजिए, ज्योग्राफी में आ गया तो एटलस में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज के इंडियन एक्सप्रेस में है। ठीक, तो आप ऐसा बना लीजिएगा। ऊपर यूरोप पड़ता है, तो मोरक्को पूरा देश मोरक्को है, लेकिन अफ्रीका के इस देश मोरक्को में यूरोप ने 2 चौकियां अपने कब्जे में ली हैं। दोनों के नाम वहां एटलस में मैंने खुद रखे हैं, क्वेटा और मेलिला। बस आज के न्यूज़पेपर्स में यही सब काम करता आपके MPPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब काम करता आपका। ठीक है ना? स्टेट जिब्राल्टर आता है मेंस में लिखने के लिए 30 शब्दों में, तो आप बताएंगे कि ये भूमध्य सागर और नॉर्थ अटलांटिक सागर को जोड़ने वाला एक नैरो वाटर बॉडी है जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स के लैंडमास के बीच से पड़ता है। It connects North Atlantic Ocean with Mediterranean Sea. It is a narrow water body between European continent and African continent. सीधा एग्जाम में आएगा, क्वेटा क्या है? क्वेटा एक पोस्ट है जो कि स्पेन ने कब्जा कर रखा है और जो पड़ता है मोरक्को में, प्रीलिम्स में आता है। तो मेलिला क्या है? ये भी चेक पोस्ट है जो कि मोरक्को पड़ती है, कब्जा कर रखा है जिस पे किसने? स्पेन ने। स्पेन। ठीक है, चलिए, तो आज के तो बहुत है, इसके आगे कल शुरू करेंगे। और कोई डाउट, कोई दिक्कत?